हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूँ आसिम सर। तो आज FT1 का वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 इज गिवन। एल्कलाइन कैमनोफोर ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट ए, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन कंपाउंड। तो एल्कलाइन मीडियम में बोला है क्वेश्चन नंबर 51। एल्कलाइन कैमनोफोर, देखो कैमनोफोर क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्कलाइन मीडियम में कैमनोफोर क्या देते हैं, MnO2, सबको पता है। आयोडाइड से क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट बोला, जैसे MnO4। कैमनोफोर मीन्स MnO4 माइनस किसके साथ रिएक्ट किया, I माइनस के साथ, तो क्या देगा, तो ये मिलता है MnO2 प्लस IO3 माइनस। दिस इज इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में यही होता है। तो पूछा कि ये जो ए कंपाउंड है, आयोडीन का एक ए कंपाउंड हुआ, उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1। तो x कितना मिल जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू +5। x इक्वल टू +5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिस इज द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होता है, I माइनस को MnO4 माइनस ने क्या करते हैं, IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो IO3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यही पूछा है। तो ये मिल गया आंसर +5। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 इज गिवन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम Si टू Pb। ठीक है, फिर क्या है, स्टेटमेंट 2 है, ग्रुप 14 एलिमेंट हैज मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल। स्टेटमेंट करेक्ट है। उसमें जो स्टेटमेंट 1 गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, वो बात सही है, बट उसमें बात क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Pv। क्वेश्चन नंबर 52, Pv का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.9 एंड Sn का होता है 1.8। डिक्रीज एज डाउन द ग्रुप, बट यही होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, रेगुलरली डिक्रीज ये नहीं होता है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 कहाँ रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा डी। और देखो क्या बोला है, ग्रुप 14 एलिमेंट, जैसे ग्रुप 14 में कार्बन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन इज द नॉन मेटल। उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड, फिर क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर है Sn एंड Pb, दिस आर द मेटल। तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53। स्टेटमेंट 1, इन P ब्लॉक एंड D ब्लॉक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर प्रेजेंट। स्टेटमेंट 1 इज गिवन, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक में बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर प्रेजेंट। तो देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। डी ब्लॉक में जितना सारा एलिमेंट होता है ऑल आर मेटल। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन नॉन मेटल, करेक्ट है। तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज द रॉन्ग। तो उसमें कौन सी आंसर होगा, देखो स्टेटमेंट 1 इज, तो उसका रीजन क्या होगा, इन P ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा करेक्ट आंसर। डी ब्लॉक एलिमेंट सब क्या होता है, मेटल होता है, तो उसमें नॉन मेटल भी बोला था बट गलत है वो। तो फिर मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे पता करना है, उसके लिए एक पॉइंट है, ज़बरदस्त पॉइंट है। देखो अगर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 +2 +3 है तो ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। ये हो गया बेसिक। अगर किसी सेंट्रल एटम का डी ब्लॉक एलिमेंट में +1 +2 +3 है तो ये क्या नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 इट बिकम्स एम्फोटेरिक। अगर देखो +5 +6 +7 +8 तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्ट Cr2O3, ये क्या है, एम्फोटेरिक है। तो अभी देखो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, SnO2 उसमें क्या है +4, PbO2 +4, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। +4 मीन्स क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 मीन्स द ग्रुप नंबर ऑफ anium 55। देखो an मीन्स 1, anium दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज 111। तो हम लोग को देखो एक सिंपल तरीका पता है, Zn Cd Hg Cn, ठीक है ना। ये ग्रुप 12 है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1112। अब इधर आएगा क्या,
ऑन क्या नाम था उसका, ऑन दिस। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 111। देखो ग्रुप 12 का पहले क्या होता है, ग्रुप 12 का पहले जो एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर कितना होगा, ये 12 है तो ये क्या होगा ग्रुप 11, तो उसका ग्रुप नंबर होगा 11। 11 मीन्स कौन सा ऑप्शन है, तो 11 हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, देखो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा है। देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, 1s2 2s2 2p3, ये क्या है हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है और बाकी किसी का हाफ फील्ड और फुल फील्ड कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इन डायमंड, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, इन डायमंड, डाटाबेस क्वेश्चन है। डायमंड में इन डायमंड कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp3, ग्रेफाइट में होता है sp2, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एक्सिस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज z, मेन एक्सिस क्या है z है। ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप विथ ईच अदर, px एंड py ओवरलैप किया एक दूसरों से, टू फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 58, जैसे बोला दिस इज px, तो ये है py, px py, px और py जैसे ओवरलैपिंग ऐसे होता है, px के साथ py pz pz, उसमें ओवरलैपिंग होगा, बट px और py में नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जब नहीं होगा तो क्या होगा, नो बॉन्ड विल फॉर्म, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 इज गिवन इन द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन चेन गिवन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो 1 में देखो क्या है, पहले लिख लेता हो CH3 CH CH CH2 C CH, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो ये कार्बन में क्या है, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो उसका क्या हो जाएगा sp3, इधर एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp2, एक डबल बॉन्ड है sp2, ये क्या हो जाएगा sp3, दिस इज sp, दिस इज sp। तो पूछा क्या 1 का क्या है sp1, sp3 का है 3 का क्या है sp3, फिर 5 का क्या है sp2, तो आंसर होगा sp sp3 sp2, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन इज 1.1 d, हैंस डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी। अगर इसका डाइपोल मोमेंट 1.1 d है तो इसका कितना होगा, यही कंपाउंड का, तो देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इनका डाइपोल मोमेंट गिवन है, दिस इज उसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 1.1 d, तो अभी निकालना है यही कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो देखो ये क्लोरीन है, सॉरी इधर भी एक क्लोरीन है, ठीक है ना। अब ये कार्बन है, इधर क्लोरीन है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दिस ये दोनों का रिजल्टेंट होगा दिस, और इधर तो ये है दिस एंड दिस आर कैंसल आउट, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा दिस, और ये किसका बराबर होगा उसका, तो ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या ओनली ड्यू टू दिस, तो उसका कितना होगा ऑलरेडी गिवन है 1.1 d, तो ये कंपाउंड का 1.1 d है, तो इनका भी कितना होगा 1.1 d होगा, क्योंकि देखो दिस एंड दिस आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट बनेगा इधर, फिर दिस एंड दिस आर कैंसिल आउट, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट होगा उसका बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ये, तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन इन K3CN6। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है,
सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पे आयरन का निकालना है 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, देयरफॉर Fe3 प्लस 3d5। यहाँ पे क्या है, हियर Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का क्या नेचर होता है, पेयरिंग कर लेगा, तो पेयरिंग इज पॉसिबल। तो पेयरिंग जब पॉसिबल हो जाएगा तो क्या करेगा देखो, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1, देयरफॉर म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2, कितना हो जाएगा √3 bm। √3 bm मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62। If del naught is the crystal field stabilization energy of ligand and P is the energy required for electron pairing in an orbital, then ligand is called weak field ligand। weak field ligand के लिए database question है 62। for weak field ligand del naught less than P कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, del naught less than P, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 63। Question number 63, oxidation state of platinum in cisplatin। cisplatin, this is the cisplatin। cisplatin, this is the cisplatin, मतलब Pt NH3 Cl2 x plus 2 into 0 plus 2 into -1 equal to 0, x equal to +2। तो cisplatin में कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। cisplatin में यही होगा, दिस इज द cisplatin, तो उसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज गिवन द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए इज गिवन एज। टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ गिवन है। तो देखो हम लोग को किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या पता है हम लोग को, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n0 ठीक है ना, n0 अभी देखो टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स, दैट मीन्स इफ n इक्वल टू 1 चेक करते हैं हम लोग, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n0, दैट मीन्स डज नॉट इंडिपेंडेंट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। और हम लोग को ये भी पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इक्वल टू 0.693/K, उसमें डिपेंड किया ही नहीं फिर, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन ए गिविंग बी इज EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ए गिविंग बी के लिए, ए गिविंग बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सिंपल केमिकल रिएक्शन, उसके लिए ये गिवन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, एक्सो एंडो कुछ बोला गया, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग को क्या पता है डेल्टा एस इक्वल टू EAF माइनस EAB, ठीक है ना। अगर देखो एक्सोथर्मिक होगा, इफ फॉर एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन, डेल्टा इस क्या है पॉजिटिव, डेल्टा इस पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये फॉरवर्ड ग्रेटर देन ये बैकवर्ड। फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल्टा एस नेगेटिव। तो अभी देखो ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, रिएक्शन का नेचर ऊपर, तो क्या होगा आंसर, कैन बी लेस देन और मोर देन EA, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एक्सो और एंडोथर्मिक के ऊपर, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, इन द गैल्वेनिक सेल ट्रू स्टेटमेंट। गैल्वेनिक सेल के लिए एक चीज बहुत ही सिंपल है, लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन क्या है एनोट, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द गैल्वेनिक सेल। अभी देखो एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। एनोड इज पॉजिटिव गलत है, करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड गलत है। इफ इनोट सेल लेस देन 0, देखो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G इक्वल टू -NNF ई सेल। स्पॉन्टेनियस के लिए ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ई सेल क्या होगा पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग है। तो देखो एनोड क्या है, एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल, तो कैथोड क्या होगा, कैथोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल।
तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट और एन सारा क्या है, गलत है। यही ध्यान रखना है। देखो एनोड अगर नेगेटिव है तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डेप्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वुड बी। रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। देखो वो देख के ही हम लोग आंसर बोल सकते हैं एक्चुअली। तो रिडक्शन बोला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यही तो होगा ना। आप यहाँ से देखो ई सेल, ई रिडक्शन है ना, रिडक्शन हो गया। ई रिडक्शन पोटेंशियल आर पी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट PH2 बाई, हो गया ना। अब देखो स्टैंडर्ड SRP एंड SOP फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ERP रिडक्शन पोटेंशियल 0 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू दिस इज लॉग ऑफ 1 बाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.0591 बाई 2, 0.0591 बाई 2 इंटू 2 लॉग ऑफ H प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अभी देखो हम लोग को क्या पता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 इंटू pH, तो गिवन pH इक्वल टू 3, देयरफॉर E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू 3, आंसर इज माइनस 0.177 वोल्ट। तो उसके लिए देखो एक शॉर्टकट फार्मूला है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेगा, अगर pH गिवन है तो OP के लिए लिखना है, ये प्लस है 0.0591 इंटू pH। अगर रिडक्शन बोलेगा ERP इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। तो नेगेटिव में अगर देखा जाए कि नेगेटिव में एक ही आंसर है, ठीक है ना, तो नेगेटिव में एक आंसर है, तो आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, हाइड्रोजन ए मोल एंड आयोडीन बी मोल। हाइड्रोजन का मोल ए है एंड आयोडीन का बी मोल रिएक्ट टू गिव 2x मोल ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज, जैसे H2 प्लस I2 2HI, ए मोल है इनिशियली, बी मोल है 0 है। T इक्वल टू T में A माइनस एक्स बी माइनस एक्स ट्वाइस एक्स, देयरफॉर टोटल मोल A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स, तो A प्लस बी इन ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, piece of salt of strong base with weak acid, pH of a salt of strong base weak acid, उसमें pH निकालना है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू, मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था, जब भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट आते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, उसके बाद जो भी एक वीक होना चाहिए, नहीं तो दोनों वीक होने से भी हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ पे कौन से वीक है, एसिड वीक है। तो जब भी हम बोला था कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH का वैल्यू लिखने की है, तो ये होता है KW में जो वीक पैरामीटर रहता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे वीक कौन है, एसिड, तो क्या हो जाएगा KW बाई KA। उसके बाद H इक्वल टू रूट ऑफ R KW बाई KA इंटू C, यही तो था H का फॉर्मूला। फिर अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस का कंसनट्रेशन, OH माइनस इक्वल टू CH, तो ये क्या हो जाएगा KW इंटू C बाई KA, आ गया OH का कंस्टेंट। अभी देखो हमको pH निकालना है, तो H प्लस का कंसनट्रेशन निकालना है। हम लोग को पता है वी नो H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो KW बाई OH माइनस का कंसनट्रेशन कितना है KW इंटू C बाई KA, तो फाइनली वो कितना आएगा KW इंटू KA बाई C। दिस इज द H प्लस आयन कंसनट्रेशन, ठीक है ना। H प्लस कंसनट्रेशन मिल गया दिस, अभी pH निकालना है, देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ KW इंटू KA बाई C, तो कितना आएगा माइनस हाफ लॉग KW माइनस
हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। तो ये हो जाएगा हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। तो ऑप्शन कौन सी होगा? दिस इज द पी एच। तो पी एच ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव पीएच क्लोज टू 1। तो किसका पीएच क्लोज टू 1 हो जाएगा? देखो, तो हम लोग को क्या पता है, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन न्यूट्रलाइज द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी 100 ml ऑफ M/10 HCl ने क्या करेगा? उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा उसका 7। वो तो कहानी खत्म है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 55 ml ऑफ M/10 HCl, 45 ml ऑफ M/10 NaOH। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो 45 ml ने क्या करेगा? 45 को न्यूट्रलाइज करेगा, बचेगा क्या? 10 ml ऑफ M/10 HCl, ठीक है ना। तो उसमें चेक करेंगे कि उसका पीएच कितना होगा। फिर इधर देखेंगे, देखो 10 ml ऑफ M/10 HCl, 90 ml ऑफ, ये तो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 10 ml ने उसका 10 ml को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो बचेगा कितना? 80 ml ऑफ M/10 NaOH। NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका पीएच क्या होगा? 11 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन 1 नहीं होगा। तो हम ऑप्शन बी है हाथ में, उसका चेक करना है और ऑप्शन डी का देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? देखो 75 ml ऑफ M/5 HCl क्या करेगा? 25 ml ऑफ M/5 NaOH। तो ये देखो 25 ml ने यहाँ पे क्या कर लेगा? 25 को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो बचेगा कितना? 50 ml। तो हम डी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पीएच कहाँ 1 है? तो देखो मिलीमोल इन दिस केस में क्या होगा? कितना ml है? बचेगा कितना? देखो 75 है, 25 इधर है, तो 25 ने 75 से कितना करेगा? 25 न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बचेगा कितना? 50। तो 50 ये मिलीमोल मैंने निकाल रहा हूँ। 50 इंटू क्या है? 1/5। तो मोल कितना होगा? मोल ऑफ H प्लस कितना होगा? 50 इंटू 1/5 इंटू 10⁻³ ये कितना में देखो, जब दोनों को मिक्स किया तो क्या है? 75 प्लस क्या हो जाएगा? 25, मतलब 100 ml में। देयरफॉर मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल टू कितना होगा? 10⁻² इन 100 ml। हमको निकालना कितना में है? 1000 ml में। देयरफॉर मतलब 1 लीटर इन 1 लीटर मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻1। देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने डी से शुरुआत किया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एटम इन CrO5 एंड K3CrO8 रेस्पेक्टिवली। देखो CrO5 का क्या होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, सबको पता है, यही होता है ना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो उसका -1 पैरोक्साइड है, ये भी -1 -2 है, -1 -1, ये -1 के लिए इधर +1 +1 +2 +1 +1 हो गया +6। और क्या है? K3CrO8, उसका भी स्ट्रक्चर है, उसका दो स्ट्रक्चर है, हम दोनों बना देंगे। यहाँ से क्या होता है? देखो 3K++ CrO8 3-, तो उसका स्ट्रक्चर देखो 3-। ये सब क्या है? पैरोक्साइड -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। तो इसके लिए क्या होगा? +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो क्या हो गया? +8 -3 +5। या तो उसका भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। तो अभी देखो -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 ये क्या कर लेगा? उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, बचेगा दिस +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +5। तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ऐसे भी करो फिर भी +5, ऐसे भी करो फिर भी +5। तो आंसर हो जाएगा CrO5 में +6 एंड +5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Hello everyone, welcome to the discussion of FT1 Organic Chemistry Medical Section। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। Both sp2 and sp3 hybrid orbitals are involved in the formation of, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन देखो सिग्मा बॉन्ड जितने बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी एक भी केस में मुझे लोन पेयर का सीन दिख नहीं रहा है। तो अगर हम लोग कार्बन का देखें
बस सिग्मा से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि आपको पता है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो वैल्यू 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3। तो अगर हम लोग देखें पहले क्वेश्चन में, आप देखो ये कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अगर ये वाला कार्बन देखें, ये भी 3 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा और हाइड्रोजन के साथ ये भी sp2 है। यहाँ पे ये sp हो गया 2 सिग्मा और ये sp हो गया 2 सिग्मा। तो हमें तो चाहिए sp2 और sp3, तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर ऑप्शन बी में देखें, यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने गेस कर ही लिया होगा कि सारे कार्बन जो है 4-4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। आप इस कार्बन को बोलो, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, तो इसलिए सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों कार्बन तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये वाला कार्बन सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp। तो इनफैक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपका आंसर डी आ गया होगा। बाकी मैं बता देता हूँ कैसे। CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, बस आपको ये समझ लेना था कि ये कार्बोनिल है CO, ठीक है। तो अब देखो ये 3 सिग्मा बना रहा है, ये भी 3 सिग्मा बना रहा है, ये भी 3 सिग्मा बना रहा है, लेकिन ये 4 सिग्मा, तो इसमें sp2 भी है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में और sp3 भी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट 73 पे आते हैं। तो बोला है द बॉन्ड एंगल इन AsH3 इज ग्रेटर देन दैट इन। पहले तो आपको AsH3 के बारे में पता होगा ड्रैगोज रूल से कि नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, ठीक है। तो ड्रैगोज रूल से आपको पता होगा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो 107 डिग्री बनाता है, लेकिन यहाँ पे 92 डिग्री अप्रॉक्स, ये 91 अप्रॉक्स और ये 90 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। तो ड्रैगोज रूल से ये हाइब्रिडाइज नहीं होते, ठीक है। तो इनका एंगल अप्रॉक्स 90 के करीब होता है, तो इसका एंगल ऑलरेडी कम है। तो ये बोला है कि इसका एंगल किससे ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि अगर आप ए देखोगे, एमोनिया तो मैंने बता ही दिया है, आपको पता है 107, तो एमोनिया से तो AsH3 का एंगल उल्टा कम हो गया। वाटर का अगर देखोगे आप, तो आपको पता होगा इसका एंगल 104.5 होता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इवन BCl3 में इट इज sp2 हाइब्रिडाइज 120 डिग्री होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 74 पे। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो आपको पता ही होगा कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जैसे H2 प्लस हो गया, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स H2 में 2 और प्लस मतलब 2 - 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का ही होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ए और ऑप्शन डी तो आपको पता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। He2 प्लस में भी अगर देखोगे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको पता है कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखोगे। और O2 के बारे में सबको पता होगा कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का ही होता है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो आंसर सी ही होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे Li2 दैट इज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, देखो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। तो अगर डायमैग्नेटिक है मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 75 पे आते हैं। 75 में हमें बोला गया है कि IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको पता है ये एसिड हैलाइड है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटानॉइल क्लोराइड। तो आप देख सकते हो हमारा जो सही आंसर होगा इट इज डी, दिल्ली, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 में। तो मैं बोला 1 and 2R, मतलब ये ऑब्वियसली इन दोनों के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है, कि इनका रिलेशन क्या है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ इसमें। आप क्या करो, आपको पता है कि यहाँ पे 2 कैरल सेंटर है, यहाँ भी 2 कैरल सेंटर है। आप एज्यूम कर लो किसी एक को, जैसे सपोज दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R है, लेट्स एज्यूम इट, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये HBr है और इसका R कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ऑड एक्सचेंज हुआ है, आप देखो HBr को मैंने फ्लिप कर दिया है, तो R का क्या बन जाएगा S, और यहाँ पे HBr का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो यहाँ भी HBr का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा R।
आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टूड। सेम वाले का कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाएगा और जिसमें ऑड एक्सचेंज हुआ है उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। अगर आर था तो एस, अगर एस था तो आर। ओवरऑल अगर देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस आर। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर दे आर नोन एज डाइस्टीरियोमर्स, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन 77। ठीक है, एक असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया हुआ है। असर्शन में बोला है हमें साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन इज मच मोर स्टेबल देन एलाइल एनायन। यस ट्रू, ये एलाइल होता है। ठीक है, रीजन क्या है, यहाँ पे आपको पता है स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है। सबको पता है ये एरोमेटिक क्यों है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये एरोमेटिक है। यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी का कोई सवाल ही नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है ये, उल्टा नॉन एरोमेटिक है। बाकी इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी पहले वाले की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन। रीजन देखते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। ट्रू, मैंने लिखा ही है ऑलरेडी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 78 पे। तो यहाँ पे बोला है X इज हीटेड विथ सोडा लाइम। X को हमने हीट किया है, सोडा लाइम मिक्सचर मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड गिव्स इथेन। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, पक्का ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, सोडा लाइम हमने लिया है, अब इससे प्रोडक्ट बना है इथेन। ठीक है, तो देखो यार प्रोडक्ट जो हमारा बना है बेसिकली, तो मैं आपको बताता हूँ इसको इस फॉर्मेट में आप समझ सकते हो। जैसे आर को इथेन बनाने के लिए एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है, बस हम लोग CO2 को निकाल देते हैं और हमारा RH बन जाता है। ठीक है, वी गेट RH। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, देखो RH के फॉर्मेट में आप एक हाइड्रोजन छोड़ के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो कैन यू सी दिस R इज बेसिकली दिस, तो आप इसकी जगह ये प्लेस कर दो R की जगह। सही है, तो आई थिंक नाउ यू कैन विजुअलाइज कि CO2 को निकालेंगे तो इथेन ही बनेगा कि नहीं। मतलब इस रिएक्शन में होता क्या है, इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एक कार्बन एटम कम हो जाता है। ठीक है, तो मुझे रिएक्टेंट क्या मिला, दिस इज नथिंग बट प्रोपानोइक एसिड। तो हमारा जो सही आंसर होगा इट इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79 में। इन द रिएक्शन दिस इज माई एल्काइन, और इसका रिएक्शन सोडियम एमोनिया के साथ किया है। तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम लिक्विड एमोनिया के साथ एल्काइन से अगर हम लोग रिएक्शन करें तो इससे ट्रांस एल्कीन मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन होता है। और अगर देखोगे यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन बोला है कि H2 लिनलार कैटलिस्ट, तो लिनलार कैटलिस्ट इज PdCaCO3। तो अगर एल्काइन का इससे रिएक्शन करो तो सिस एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये तो ट्रांस था, ये सिस एल्कीन, ये बन गया आपका बी। ठीक है, तो ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, रोजेनमन रिडक्शन का आपने नाम सुना होगा मेरे हिसाब से। तो हमको ऑप्शन में दिया है ए हमारा ट्रांस बन रहा है, बी सिस, तो आपका सही आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 80 पे आते हैं, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के एसाइलेशन के लिए हम लोग जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में किसी को भी ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, AlCl3Cl को हटा देगा, बस COR इस ग्रुप को ही बोला जाता है एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइल बेंजीन बन जाता है, दिस इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो इसमें बोला है कि टू प्रोड्यूस एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड। यस, ये एलिफैटिक हो गया और ये एरोमेटिक हो गया, तो एक ऐसा कीटोन बन रहा है, इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन और क्लेमेंसन रिडक्शन है ही नहीं जो मैंने बोला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। स्पेसिफिकली पूछते तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एक ऐसा सिमिलर रिएक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, वो ये नहीं है, वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग एल्काइल ग्रुप का इंसर्शन करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। 81 पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप्स when attached to benzene ring will direct the incoming electrophile predominantly to the meta position। तो आप लोगों को पता ही होगा मेटा डिरेक्टिंग एक्चुअली वही होते हैं जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होते हैं या मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इन शॉर्ट
विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिनका विड्रॉइंग पावर होता है। अगर तुम बेंजीन से अटैच करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उनसे, ठीक है, तो उनको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो ये हम लोग ऑप्शन से ही डायरेक्ट देख सकते थे। 1CH3 आप लोगों को पता है एक प्लस H ग्रुप है, तो वो एक्टिवेटिंग हो गया, डोनेटिंग, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। CH2Cl में भी आप लोग देख सकते हो, जो बेंजीन से फर्स्ट अटैच कार्बन होगा उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो भी एक प्लस H ग्रुप की तरह ही एक्ट करेगा। एक अल्फा H कम है पहले वाले से, लेकिन इननेट नेचर तो डोनेटिंग नेचर ही होगा। लेकिन ऑप्शन 3 देखो, मतलब जो उन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है NH3+, इट इज़ अ प्योर विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, ठीक है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में आता है। और जो CCl3 दिया है ये भी -H ग्रुप होता है, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो 3 और 4 तो विड्रॉइंग ग्रुप से, लेकिन 5 अगर आप देखोगे NHCOCH3, आप लोग देख सकते हो इसके पास लोन पेयर है। अगर इसके पास लोन पेयर है तो एक्चुअली ये डोनेटिंग ग्रुप में आ जाएगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके प्लस M लगा सकते हैं, मतलब इट इज़ एन एक्टिवेटिंग ग्रुप ओनली। तो हमारा सही आंसर जो है वो मेटा डायरेक्टिंग अगर बोला है, मतलब मेटा पोजीशन में लगने वाला, तो 3 और 4 ही होगा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 वाला ऑप्शन है हमारा डी। चलो आगे बढ़ते हैं, 82 पे आते हैं। हमारे पास है ब्रोमोमीथेन, इसका रिएक्शन KCN से करा रहे हैं। तो आपको पता है मिथाइल सबस्ट्रेट हमेशा SN2 लगवाता है, और NaCN या KCN से साइनाइड बनता है A। अब इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन, तो इससे अल्कोहल बनता है, तो ये बन गया C। तो C हो जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल, दैट इज D। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्लोरोइथेन का रिएक्शन AgCN के साथ, और बोला इसका प्रोडक्ट X होगा मेजर। तो वेरी सिंपल, आपको पता है जैसे NaCN KCN से साइनाइड बनता है, अगर AgCN ले ले तो आइसोसाइनाइड बनता है, SN2 पाथ आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इट गिव्स प्रोपानोइक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है, तो आप प्रोपानोइक एसिड इससे एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उल्टा अमाइन बनेगा, ठीक है, ये 2 कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा। तो ये 1 वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो 1 इज रॉन्ग। 2 में बोला इट हैज़ एन ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, कहाँ है भाई, आइसोसाइनाइड है, ठीक है। 3 वाला जो बोला इट हैज़ अ नाइट्रोजन लिंक टू इथाइल कार्बन, यस नाइट्रोजन इथाइल कार्बन से लिंक्ड है, 3 तो सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 में बोला इट हैज़ अ साइनाइड ग्रुप, नो इट हैज़ एन आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा B बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, 84 में हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन दिया है Mg ड्राई ईथर के साथ। तो मैं फिनाइल को पीएच के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई डाउट है, ये फिनाइल है तो इसको मैंने पीएच के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये जो रिएक्शन इट इज़ नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड ए बन चुका है, विच फर्दर रिएक्ट्स विथ इथानॉल। तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड एसिड के साथ एसिड बेस लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा PH माइनस H+ को ट्रैप कर लेगा, जिससे बेंजीन बन जाएगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा B बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन ए का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 85। इसमें बोला है कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन मतलब आपका होता है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे आपको एल्डिहाइड मिलता है। तो एल्डिहाइड आप लोग देख सकते हो सेकेंड ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। 86 क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड या फिर इथानल, और रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ, दैट इज मिथानल। रिएजेंट मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, पहले डाइल्यूट NaOH, तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, आपको दिख रहा है कि इसके पास अल्फा H है, तो एल्डोल कंडेंसेशन लगेगा, लेकिन कौन सा, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो क्रॉस एल्डोल लगेगा। तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक इस पे होगा, तो ये अल्कोहल इसका बना लेंगे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा। यहीं से न्यूक्लियोफाइल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन आयन जनरेट होगा इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज विद द कार्बोनिल, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब बोला है हीटिंग,
तो जब इसको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल दो, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज योर ए। अब इसका रिएक्शन हमें दिया है HCN के साथ, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे साइनोहाइड्रीन फॉर्म होता है। CN- एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे अटैक, और ये O-H+ ले लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो CH2CH, CH, OH और CN, ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन इसका भी उन्होंने हाइड्रोलाइसिस दे दिया है। तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे बाकियों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या होगा, CH2CH, CHOH, COH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो चुका है। तो ये हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पे जगह ही कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 87 पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल। तो ये NCERT में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, लेकिन एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स बहुत स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, जो हम लोग देख सकते हैं C6H5 को अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N+ X- इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो पूरा कॉन्जुगेशन में बेंजीन के साथ। तो ये जो बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप देख सकते हो कोई भी एरोमेटिक नहीं है। CH3 का लिंकेज है डाइजोनियम के साथ, CH2 का लिंकेज है, CH2 का लिंकेज है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कोई प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। एक आप बोल सकते हो कि सर यहाँ भी तो C6H5 है, लेकिन उसके बाद ही sp3 कार्बन है, तो एरोमेटिक लिंकेज टूट गया है हमारा, नो रेजोनेंस। तो इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। अब अगर बात करें 88 का, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे कायरल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो हमारा सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 89 में अगर देखें हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, बोला है कि किस रिएक्शन से हमें फिनॉल मिल सकता है। तो मैं कंप्लीट रिएक्शन का रिएजेंट लिख देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा NaOH 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, दिस इज नथिंग बट डाउस प्रोसेस। उसके बाद हमें बोला है कि फिनॉल से हमें सैलिसिल्डिहाइड बनाना है। तो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए ये होता है सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा। तो यहाँ पे रिएजेंट चाहिए होता है हमारा क्लोरोफॉर्म और NaOH, या फिर आप KOH भी ले सकते हो। तो ये ऑर्थोपैरा सैलिसिल्डिहाइड, और ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइमर-टाइमन। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। कंसिडरिंग द रिएजेंट्स, ये वाला X लिया है मैंने और ये वाला हमारा Y है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 अगर देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया ये, और साथ में हमें बोला है कि हमें मिथाइल को रखना है इन दिस ईथर। तो बेसिकली हम लोग बना सकते हैं, एक बहुत पॉपुलर मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये देखो, ए से तो टर्शियरी का कोई सीन ही नहीं है, तो ये तो आपको मार्क करना ही नहीं था। बी और डी भी अगर आपने मार्क किया है तो गलत है। आप बोल सकते हो क्यों सर, इसको OCH3 को एज ए न्यूक्लियोफाइल हम लोग अटैक नहीं कर सकते क्या। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- Na+, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे E2 लग जाएगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ऑप्शन बी आपको बता दूं, ऑप्शन बी में जहां आपने ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया और इतना स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया OH- Na+, तो यहाँ पे E2 होके कुछ ऐसा एल्कीन बनेगा। लेकिन क्या हमें एल्कीन चाहिए, नहीं। सेम इज द स्टोरी फॉर डी में भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जो हमारा सी है ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन सी है बिल्कुल परफेक्ट है, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए। ब्रोमोमीथेन है अपने पास, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, क्योंकि मिथाइल सबस्ट्रेट है। आज ही मैंने आपको बताया था डिस्कशन के दौरान कि मिथाइल सबस्ट्रेट मतलब SN2, तो बैक साइड अटैक, तो इससे हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैलकाटा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन था कि लेसाइन्स टेस्ट, आपने पढ़ा होगा लेसाइन्स टेस्ट के बारे में, कि लेसाइन्स टेस्ट इज एक्चुअली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। ये
क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है हमारा। हेलोजेंस, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर, ये सब के लिए डिटेक्शन के लिए जनरली यूज होता है, लेकिन कार्बन के लिए उसको लेसाइन्स टेस्ट नहीं बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोडक्ट्स आर PH3 एंड NaH2PO2। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस P4 किसके साथ रिएक्ट किया, NaOH, तो क्या मिलेगा PH3 प्लस NaH2PO2। तो अभी देखना है यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस का 0 है, इधर कितना है -3, इधर +1। तो 0 से -3 रिडक्शन, फिर 0 से +1 ऑक्सीडेशन। मतलब जब भी एक रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है तो ये रिएक्शन का नाम होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, क्योंकि सिंगल फॉस्फोरस का देखो क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ एंड फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल किसका होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 होगा अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 93 में क्या देखा जाएगा, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखो क्या क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा B मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इधर 0 है तो ऑप्शन सी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। फिर देखते हैं 0 नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। तो देखो C3H8 उसको बैलेंस करना है 3 प्लस, तो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला था CXHI प्लस X प्लस Y/4 O2, X CO2 प्लस Y/2 H2, उसका अकॉर्डिंग बैलेंस कर दूंगा। 3 + 8/4 O2 गिव्स 3 CO2 प्लस 4 H2O। तो क्या होगा C3H8 प्लस 5 O2। अभी देखो उसका कितना है, 1 यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 लीटर, उसका कितना है, देयरफॉर फॉर 1 लीटर ऑफ C3H8 5 लीटर ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। तो आंसर होगा डी करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ CH4। तो इन CH4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 + 4 10, मोल कितना है 1.6/16, यही तो होगा ना। CH4 12 + 4 16, 0.1 मोल, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.1 × 10 × Na। फिर H2O, इन H2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 + 2 10, मोल इक्वल टू 1.8/18, 0.1, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.1 × 10 × Na। तो क्या हो गया, सेम है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हो गया ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो एनर्जी के लिए कौन क्या करना था, n+l रूल। क्वेश्चन नंबर 96, n+l रूल। n+l रूल क्या बोला था, हायर द वैल्यू ऑफ n+l हायर विल बी द एनर्जी। अगर किसी केस में n+l का वैल्यू बराबर होगा तो उसमें n का वैल्यू किसका ज़्यादा है, उसका ही ज़्यादा एनर्जी का। तो अभी n+l का देखो 3 + 2 कितना है 5 है, इधर कितना है 4 + 1 5 है, इधर कितना 4 + 2 6 है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हो गया, इधर क्या है 5 है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी का सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97 आएगा। क्वेश्चन नंबर 97, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द nth बोर्स ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज। तो टाइम टेकन कितना टाइम चाहिए, t इक्वल टू क्या होगा, सरकमफेरेंस बाय वेलोसिटी। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, वेलोसिटी मीन्स v इक्वल टू v0 × z/n, 2π r इक्वल टू क्या होता है r0 × n² z, v0 z/n
n, तो क्या होगा 2 पाई आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन बाई बी नॉट इंटू जेड. फॉर हाइड्रोजन z इक्वल टू 1, देयर फोर t इक्वल टू ट्वाइस पाई आर नॉट बी नॉट इंटू एन क्यूब. ये पूरा पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है. t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब. t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, तो क्या होगा, b होगा करेक्ट आंसर. ठीक है ना, तो b हो जाएगा करेक्ट आंसर. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98. 98 में क्या गिवन है, PCl5 यही गिवन है. ठीक है ना, उसमें रिलेशन निकालना है. डेल्टा एन जी निकाल दो पहले. डेल्टा एन जी 2 - 1 इक्वल टू 1, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा ई प्लस 1 इंटू आर टी. अभी देखो क्या है, डेल्टा ई के साथ आर टी को प्लस करने के बाद ही डेल्टा एस का बराबर हुआ, मतलब डेल्टा एस बड़ा है, डेल्टा ई छोटा है. कहाँ है उसमें, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. The heat of combustion of yellow phosphorus and red phosphorus respectively. The heat of transition of yellow to red phosphorus. तो देखो क्वेश्चन नंबर 99. क्वेश्चन नंबर 99. पी येलो प्लस येलो फॉस्फोरस किसके साथ रिएक्शन किया, 5/2O2 हाफ P2O5. डेल्टा H1 इक्वल टू -9.91 किलोजूल. पी रेड प्लस 5/2O2 डेल्टा H2 इक्वल टू -8. दिस. तभी निकालना क्या है, नाउ PY2 P रेड, दिस इज द टारगेट डायरेक्शन. तो उसके लिए क्या करना है, ये 1 है, ये 2 है. क्या करना है, 1 - 2 इम्प्लाई. 1 - 2 इम्प्लाई करने से क्या हो जाएगा, P येलो टू P रेड. देयर फोर डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 -9.91 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.78. तो कितना होगा, -1.13 किलो जूल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. क्वेश्चन नंबर 100. 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर मोलारिटी निकालना है. तो मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 1000/18 720/720. और ऐसे भी प्योर वाटर का मोलारिटी हमेशा फिक्स्ड होता है, क्योंकि वाटर का नॉर्मली वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है. तो ये हो जाएगा 55.56 मोलर. ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर. तो विद दिस वी कम टू द डिस्कशन द केमिस्ट्री पेपर. मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, स्पेशली जैसा मेंस वगैरह भी कंडक्ट किया गया है. कंसिडरिंग दैट फैक्ट, आपने देखा होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड जो है बहुत ही NCERT ओरिएंटेड और बहुत ही इजी है. इट्स जस्ट दैट हमें सही करना है, हमें कम टाइम लेना है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, बाकी फुल टेस्ट भी अच्छे से दीजिए. गुड लक.